नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी ज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक की जो भी कक्षाएं पढ़ाई गई, जितना भी आपको बताया गया, पढ़ाया गया, वह आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो हिंदी है, उस हिंदी में आपको तमाम चीजों को बताया गया है। मौखिक भाव प्रकाशन के शिक्षण के उद्देश्य बताया गया, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता बताई गई। और आज हम एक नई टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा ये मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधि। यानी कहता है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है, यानी हम लोग जो मौखिक रूप से प्रस्तुतीकरण देने का काम करते हैं, उस मौखिक अभिव्यक्ति की जो शिक्षण विधि है, उस शिक्षण कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं। यानी हम लोग जो बोल के समझाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं बच्चों को, एक अध्यापक जो मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण की शिक्षण कौशल की विधियों को जो अपनाने का काम करता है, वह किस किस विधि को अपनाने का काम करता है। ये टॉपिक आपका यही है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधि, यानी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियां। तो कहता जो मौखिक अभिव्यक्ति है, उस मौखिक अभिव्यक्ति की जो कौशल है, उस कौशल की कौन कौन सी शिक्षण विधियां, जो कुशल होने की विधियां हैं, वह कौन कौन सी है। तो पहली बात कहता है कि उसमें सबसे पहली विधि आपका मिलता है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि, ये देखिए, ये है पहली विधि। पहली विधि कहता है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण कौशल की जो विधि है, उसमें पहला है वार्तालाप। आप समझिए कि वार्तालाप किसे कहते हैं। कहता जो आमने सामने होके जो भी बात विचार को करने का काम किया जाता, उसी वार्तालाप कहते हैं। बातों के द्वारा जो वार्ता होती है, यानी छात्र और अध्यापक के बीच में जो भी बातें होती हैं, छात्र और अध्यापक के बीच में जो भी बातें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वार्तालाप कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात कहता है, दूसरी विधि क्या है, दूसरा है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन विधि। दूसरा है सस्वर वाचन विधि। और एक विधि और कहता है एक सस्वर वाचन, समान रूप से वाचन करना। तीसरा कहता है प्रश्नोत्तर। तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि। और चौथा है कहानी सुनाना। कहानी सुनाना। और पांचवा है चित्र विधि। चित्र वर्णन है, चित्र वर्णन, चित्र वर्णन विधि। और छठा है कविता सुनाना व सुनना। कविता सुनाना व कविता सुनाना व सुनना। और सातवां है वाद विवाद। वाद विवाद विधि। ये सब के सब विधियां हैं। और कहता है सत्संग विधि। सत्संग विधि। और अगला कहता है पाठ का सार। पाठ का सार। और अगला कहता फिर भाषण। भाषण
विधि। ये देखिए, तो आपके टॉपिक में इसने कह रखने का काम किया हुआ है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की जो शिक्षण विधियां हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियां कितनी हैं? लगभग 10 मान सकते हैं। कुछ का आप वर्णन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण की विधियां निम्न है, ऐसे भी कर सकते हैं। आप करके कुछ का चर्चा कर देना। या हो सकता है आपसे ये पूछ दे, इसमें से किसी एक को दे करके, ये ना पूछे संख्या कितनी, तो वह पूछ दे इसमें से किसी एक को दे करके पूछ दे ये क्या है, तो आपका उत्तर होगा ये जो कुछ इसमें से देने का काम करता है। तो आप समझ लीजिएगा कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की ये सब शिक्षण विधियां हैं। तो पहली विधि इसने क्या रखने का काम किया हुआ है? पहली विधि क्या है? यह वार्तालाप। तो वार्तालाप विधि में कहता है कि छात्रों के साथ अध्यापक वार्ता करते हैं। छात्रों के साथ अध्यापक वार्ता करते हैं। छात्रों के साथ अध्यापक वार्तालाप करते हैं। इसको कर लेना या वार्ता नहीं बल्कि वार्तालाप करते हैं। पहली बात कहता है कि जो छात्र है उस छात्र के अंदर यदि मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण कौशल को बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा कि छात्र के साथ अध्यापक वार्तालाप करेगा। जो छात्र है उस छात्र के साथ जो आपके विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, जो मास्टर साहब हैं, उस अध्यापक और छात्र के बीच में एक वार्तालाप होगा। और दूसरी बात कहता है इसमें कहता है कि प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में हिस्सा लेना चाहिए। प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। देखिए, दूसरी बात इसने क्या रखने का काम किया हुआ है, वो एक बात ये कहता है। पहली बात तो कहा कि यदि वार्तालाप विधि, ये क्या है कि मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण कौशल की विधि है। विधि का नाम क्या है? कि वार्तालाप विधि। वार्तालाप में क्या होता है कि छात्र और अध्यापक दोनों के बीच एक निश्चित रूप से वार्ता होगी, यानी वार्तालाप होगा। और कहता है कि उस वार्तालाप में प्रत्येक छात्र को भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी अध्यापक और छात्र के बीच जो वार्तालाप हो रहा है, जिस विधि को पढ़ाया जा रहा है, तो उस वार्तालाप विधि में अध्यापक का कर्तव्य होगा कि छात्र को वार्तालाप करने के लिए प्रेरित करें। यानी कि अध्यापक का गुण होना चाहिए कि उस छात्र को आप क्या करें? प्रेरित करें। वह छात्र क्या करे? वार्तालाप में भाग ले। और तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है, वार्तालाप का जो विषय होगा, वार्तालाप का जो विषय होगा वह छात्रों के बौद्धिक, मानसिक स्तर की होनी चाहिए। देखिए, उसने कहा यदि आपसे वो पूछ दे कि वार्तालाप विधि क्या है या वार्तालाप विधि किसे कहते हैं, आपका उत्तर होगा कि जो वार्तालाप विधि है ये निश्चित रूप से मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षण विधि है। वार्तालाप विधि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधि है।
उसमें क्या होता है कि छात्र के साथ अध्यापक का वार्तालाप होगा। दूसरी बात कहता है अध्यापक का दायित्व होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र को उस वार्तालाप में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करे। अध्यापक का कर्तव्य होना चाहिए कि छात्र को उस वार्तालाप में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे। और अंतिम बात कहता है कि वार्तालाप का जो विषय होगा, यानी छात्र और अध्यापक के जो बीच का वार्ता हो रहा है, जो वार्तालाप हो रहा है, इस वार्तालाप में कहता है कि वार्तालाप का जो विषय होगा वह विषय कैसा होगा, छात्र के बौद्धिक और मानसिक स्तर का होना चाहिए। वह जो वार्तालाप का विषय है, जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हो, वह जो चर्चा जिस छात्र से आपका वार्ता हो रहा है उसके बौद्धिक और मानसिक स्तर का वह होना चाहिए। जो वार्ता है, वार्ता का विषय छात्र के बौद्धिक और मानसिक स्तर का होना चाहिए। यह है वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण कौशल को बढ़ाने की एक प्रकार की विधि है। अच्छा, दूसरा यहां पे है ये सस्वर वाचन का, ये तो ये हो गया। दूसरा है सस्वर वाचन का। सस्वर वाचन, एक तो ये हो गया वार्तालाप का, दूसरा कहता है सस्वर वाचन। तो अब ये कहता है कि सस्वर वाचन भी क्या है? एक प्रकार की वह विधि है। कहता है कि पाठ को पढ़ाते समय पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए। शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना छात्र को, ये कहता है कि करना चाहिए। कहता है जिस भी किसी पाठ को आप पढ़ाएं, तो सस्वर वाचन का कहने का मतलब ये है ना, एक अध्यापक किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले वह खुद उस पाठ को पहले पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सस्वर यानी समान स्वर में, जिस स्वर में उस पाठ का सब कुछ दिया हुआ है, जिस स्वर में है उसी स्वर का, जिस भाव का है, जिस विचार का है, उसी भाव में, उसी रस में, उसी लहजे में आके आप पढ़ने का काम करोगे। तो सबसे पहले अध्यापक पढ़ने का काम करेंगे, यानी सबसे पहला काम होगा कि उस पाठ को सबसे पहले जो ये अध्यापक हैं वह सस्वर वाचन करेंगे। और जब सस्वर वाचन कर लेने का काम करेंगे तो उनकी सस्वर वाचन का अनुकरण कौन करेगा? बालक करेंगे। यानी छात्र अध्यापक जब सस्वर वाचन कर लेने का काम करेंगे तो उनके द्वारा सस्वर वाचन का अनुकरण छात्र करेगा। छात्र जब अनुकरण कर लेने का काम करेगा तो अब वही अध्यापक छात्रों से सस्वर वाचन करवाने का काम करेंगे। यानी छात्र से सस्वर वाचन कराएं, जिससे उसकी झिझक दूर हो जाएंगी। कहता है कि जब अध्यापक सस्वर वाचन करने का काम करेगा, उस सस्वर वाचन का अनुकरण बालक करेगा, छात्र करेगा। उनके सस्वर वाचन का अनुकरण छात्र करेगा। आज जब छात्र अनुकरण कर लेने का काम करेगा, अब क्या करें कि वह अध्यापक उन बच्चों से सस्वर वाचन करवाएं। उससे होता क्या है कि बालक के अंदर का संकोच, झिझक, ये सब क्या है, उससे दूर हो जाने का काम कर, उसके अंदर से समाप्त हो जाने का काम करता है। तो ये आपका रहा सस्वर वाचन। और तीसरा इसमें दे रखने का काम किया हुआ है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर
विधि। देखिए प्रश्नोत्तर विधि में क्या कहना चाहता है, प्रश्नोत्तर विधि में कहता है कि सामान्य विषयों पर या पाठ्य पुस्तक, देखिए उसके कहने का मतलब है आपने वार्तालाप कराया, आपने क्या किया, सस्वर वाचन कराया, तो आपने जो भी सस्वर वाचन कराने का काम किया हुआ है उसी में से जितना आपने सस्वर वाचन किया, छात्र ने उसका अनुकरण किया, उसने भी सस्वर वाचन किया, अब उसके अंदर का जो झिझक है, संकोच है, संदेह है, ये सब क्या हुआ, उससे समाप्त होने का काम किया। तो जितना आपने उसको पढ़ाने का काम किया हुआ है, जितना आपने उसको पढ़ाने का काम किया हुआ है, उतने से ही आप उससे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उससे आप प्रश्न पूछने का काम करेंगे। जब प्रश्न पूछने का काम करेंगे तो उस बच्चे के अंदर का जो मौखिक अवगत कौशल है उसका विकास होगा, इसलिए कि उसने आपसे वार्ता कर चुका है, वह आपसे वार्ता कर चुका है, और जिस सस्वर पाठ को आपने पढ़ने का काम किया उसका अनुकरण बालक ने भी किया, और बालक ने भी अनुकरण, ये आदर्श वाचन करने का काम किया, और जब आदर्श वाचन करने का काम किया हुआ है तो निश्चित रूप से आप उससे ये भी उन्हीं जितनी चीजों को आपने पढ़ा रखने का काम किया हुआ है उसको यदि पढ़ाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से वह बालक उससे प्रश्न को बताने का काम करेगा। यह होता है प्रश्नोत्तर विधि, यानी बच्चे से क्या करेंगे, आप प्रश्न पूछने का काम करेंगे। एक विधि और है, लिखा चित्र वर्णन, चित्र वर्णन। चौथा इसमें क्या रखा है, ये चित्र वर्णन विधि है। तो चित्र वर्णन विधि में क्या कहने का काम करता है, वह चित्र वर्णन कहता है कि एक आप अध्यापक बच्चों के समक्ष एक चित्र दिखाएंगे, गाय का होगा, किसी जानवर को होगा, कोई वृक्ष होगा, किसी भी प्रकार का आप बच्चों के सामने चित्र दिखा करके, और उस चित्र की दिखाने के बाद उससे आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न वह होने चाहिए, उसे लिख रखा है पहले कि बौद्धिक और मानसिक स्तर के होने चाहिए। कहता आप चित्र दिखाएंगे और बच्चों को देखिए, एक बात क्या होता है कि बच्चों को चित्र बहुत पसंद है। आप लोग भी जब छोटे रहे होंगे, हम लोग भी जब छोटे थे तो जिन किताबों में चित्र बने थे वो खूब ध्यान से उसको देखा करते थे, और आज भी चीजें हैं। तो उसने क्या रखा है कि सबसे पहले आप बच्चों को एक चित्र दिखाएंगे, एक फिगर दिखाएंगे, उससे प्रश्न पूछने का काम करेंगे। तो उससे क्या होगा, वह क्या है, उसका वर्णन करने का काम। जैसे मान लो आपने किसी गाय का चित्र दिखा दिया, अब गाय का चित्र आपने, तो गाय से तमाम प्रकार के प्रश्न आप बनाओगे, गाय से तमाम प्रकार के प्रश्न बनाएंगे, तो आप प्रश्न बच्चों के सामने दिखाने का काम, प्रस्तुत करने का काम है। ये चित्र को दिखा के उस चित्र का वर्णन करना ही चित्र वर्णन विधि कहलाने का काम करता है। ये क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति, आप कितनी अच्छी तरह से उस चित्र को दिखा के बच्चे को कैसे समझाने का काम करते हैं, ये होता है चित्र वर्णन विधि। तो आपने समझा कि चित्र वर्णन विधि, वार्ता विधि, सस्वर वाचन विधि, और अगला है कहानी सुनाना। कहानी सुनाना कहता है कि आप बच्चों को क्या करेंगे कि मौखिक भाव प्रकाशन को विकसित करने के लिए, यानी बच्चे के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक भाव को प्रकाशित करने के लिए, यानी मौखिक रूप से आप बच्चों को क्या करेंगे, कहानी सुनाएंगे। कहानी, अच्छा एक बात और कहता है कि बच्चों को छोटी छोटी कहानियां पसंद होती है। कहता है जो बच्चे हैं, इन बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनना बड़ा पसंद लगता है, इसलिए आप क्या करेंगे, बच्चों को छोटी छोटी कहानी सुनाने का काम करेंगे। और जब बच्चों को आप कहानी सुना देने का काम, ये कहता है कहानी सुनाना, जब बच्चों को आप कहानी सुना देने का काम करेंगे
और बच्चे कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने का भी काम करेंगे। जब आपने सुना दिया कहानी को, कहानी बच्चों को जानते हैं कि पसंद भी है, अब आप क्या करेंगे कि बच्चों से आप कहानी सुने। कहता है बच्चों से कहानी सुननी चाहिए। बच्चों से कहानी सुननी चाहिए, यानी बच्चे से कहानी को आप सुनने का काम करें। ये आपका रहा कहानी सुनना। और एक इसी तरह का और दिया कि कहानी सुनना और सुनाना में भी वही है कि सबसे पहले आप बच्चे को कहानी सुनाएंगे, इसके बाद जब कहानी को आप सुना देंगे वह आपका अनुकरण करेगा, कहानी को कंठस्थ कर लेगा, कुछ चीजें उसके दिमाग में रहेंगी, रही या न रहे, लेकिन आप एक काम करेंगे, आप बच्चे जिस कहानी को मैंने सुनाया उस कहानी को आप सुनाने का काम करो, तो वो बच्चा निश्चित रूप सुनाने का काम करे, इससे स्पष्ट हो जाने का काम करेगा कि जो मौखिक अभिव्यक्ति है, जो कौशल है, तो निश्चित रूप से बच्चा क्या कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है, तभी उस कहानी को सुना पाने का काम वो करेगा। अगला टॉपिक है वाद विवाद। अगला है वाद विवाद विधि। इस वाद विवाद विधि का क्या कहता है? कहता वाद विवाद विधि में बच्चों के मानसिक और उनके बौद्धिक स्तर का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यानी वाद विवाद में बच्चों के मानसिक और बौद्धिक स्तर का निश्चित रूप से ध्यान देने का काम किया जाता है। और उस ध्यान के बाद कहता है उनके मानसिक और बौद्धिक स्तर का ध्यान रखने के बाद ही उनसे क्या किया जाए, वाद विवाद किया जाए। वाद विवाद किया जाए, यानी बच्चे के मानसिक और बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए उससे क्या किया जाए, वाद विवाद किया जाए, यानी उससे वाद विचार करने का काम किया जाए। ये रहा। और अगला है सत्संग। अगला कहता है कि सत्संग विधि। तो सत्संग विधि में क्या होता है? कहता है सत्संग का हमारे मौखिक भाव प्रकाशन पर, मौखिक भाव प्रकाशन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहता जो सत्संग है ना, इस सत्संग का हमारे दैनिक जीवन में और भाव प्रकाशन पे इसका बहुत ही असर होने का काम करता है। ये होता है सत्संग। यानी सत्संग जैसी जो जगह जगह सत्संग हो रहे हैं ना, तो सत्संग में जब होता है महात्मा जी आते हैं, कथावाचक होते हैं, जो भी लोग होते हैं वो आते हैं अपनी कथा को एक मंच से कहने का काम, तो लोग बैठ के इनकी कथाओं को सुनने का काम करते हैं। ये सत्संग होते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे दैनिक जीवन में उसका बहुत बड़ा असर होने का काम करता है। ये भी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का एक विधि है, सत्संग भी एक कौशल है। अगला कहता है पाठ का सार। पाठ का सार। तो पाठ के सार में कहता है कि पाठ का सार, इस पाठ का सारांश कहने का काम ये करता है। कहता है कि जो कोई सभी किताब का पाठ होगा, उस पाठ के सारांश को, उसकी पूरी सारांश को पहले आप बताने का काम करो। देखो पाठ का सार का मतलब कहता है ना कि पाठ को जब पढ़ा देने का काम करेंगे तो पाठ का जो सार है, पाठ का जो तत्व है, उन चीजों को विशेष रूप से आप बच्चों का ध्यान आकर्षित कराने का काम करेंगे। ये होता है पाठ का सार। यानी पाठ का जो सार में सारांश होता है, उसका जो तत्व होता है, उस पे विशेष रूप से बच्चों का ध्यान आकर्षित कराना चाहिए। और अगला कहता है भाषण विधि। अगला है भाषण विधि। भाषण विधि में कहता है भाषण जो होता है, भाषण भाव प्रकाशन का, भाषण
भाव, भाषण भाव प्रकाशन का एक साधन है, एक साधन है। कहता है भाषण भाव प्रकाशन का एक साधन है, लेकिन परंतु भाषण बच्चे के मानसिक, बौद्धिक स्तर का होना चाहिए। ये कहता है। देखिए भाषण भी क्या है, ये भी एक प्रकार से भावाभिव्यक्ति का, मौखिक अभिव्यक्ति का ये सबसे बड़ा साधन है। जो भाषण देते हैं ना, ये भी एक प्रकार की कला है, ये एक प्रकार का कौशल है। भाषण भी एक प्रकार का कौशल है, लेकिन यहां ये कहने का काम करता है, ये कहने का काम करता है कि बच्चों के समक्ष आप एक भाषण विधि का मतलब होता है ये कि जो बच्चे हैं इन बच्चों के समक्ष भाषण भी एक प्रकार का